हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल सुबह स्टडी पे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के क्लास। आज हम लोग पढ़ेंगे जो एडोटेरिया का प्रैक्टिस से पढ़ रहे हैं उसका अगला पार्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हो जाएगा, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अपनी लेखा परीक्षण रिपोर्ट निम्न में से किसे सौंपता है? तो ये सौंपता है राष्ट्रपति को और अनुच्छेद कहेगा तो 151 के तहत, और इसकी जाँच करता है लोक लेखा समिति। लोकलेखा समिति का गठन हुआ था 1921 में और इसमें 22 सदस्य होते हैं। 15 होते हैं लोकसभा से और 7 होते हैं राज्यसभा से। प्राक्कलन समिति को मितव्ययिता समिति भी कहते हैं। इसका गठन हुआ था 1950 में और इसमें 30 सदस्य होते हैं और ये सभी लोकसभा के ये सभी होते हैं कहाँ से? तो लोकसभा से। और जो नियंत्रक है महालेखा परीक्षक है, इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे अनुच्छेद 148 के तहत। 2 नंबर हो जाएगा, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री के सलाह पर राष्ट्रपति करेगा। उपरोक्त उल्लेख संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो ये कहेगा कि निम्न में से किस अनुच्छेद में है? तो ये हो जाएगा 75 के 1 में। अनुच्छेद 75 में 1 में दिया गया है। अनुच्छेद 54 में क्या है? इसमें दिया गया है राष्ट्रपति का निर्वाचन अनुच्छेद 54 में है। और संघ के जो कार्यपालिका शक्ति है ये राष्ट्रपति में निहित होगी, इसका उल्लेख किया गया अनुच्छेद 53 में। मंत्रिपरिषद का गठन का उल्लेख किया गया अनुच्छेद 74 में। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा 3 नंबर, लोक अदालतों की स्थापना पहली बार निम्नलिखित में से किस राज्य में हुई थी? तो यह हुआ था गुजरात में। और सुशासन विनियमों का मंजूरी देने वाला पहला राज्य कहेगा तो महाराष्ट्र हो जाएगा। सुशासन विनियमों का मंजूरी देने वाला पहला राज्य हो जाएगा महाराष्ट्र। सबसे बड़ा रबर डैम ये बिहार के गया में बनाया गया है। देश का पहला कहेगा पशु सौदागृह की स्थापना कहाँ की गई है? तो लखनऊ उत्तर प्रदेश में। 4 नंबर हो जाएगा, शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस राजनीतिक का विचारक ने दिया था? शक्ति का पृथक्करण का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस राजनीतिक विचारक ने दिया था? तो ये दिए थे मॉन्टेस्क्यू ने। और जो अर्थशास्त्र है यह आदर्श विज्ञान है, इस किसका कथन है? तो मार्शल का, अल्फ्रेड मार्शल बोले थे जो अर्थशास्त्र है यह आदर्श का विज्ञान है। प्रकृति की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? रूसो। और एक आता है कि वेदों की ओर लौटो, तो ये बोले थे दयानंद सरस्वती। दुनिया के मजदूर एक हो, ये किसका नारा था? कार्ल मार्क्स का। और दास कैपिटल पुस्तक के लेखक कहेगा तो ये कार्ल मार्क्स ही हो जाएंगे। आगे देखेंगे 5 नंबर हो जाएगा, भारत के संविधान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें उद्देशिका न्यायालय में परिवर्तनीय है, ये सही नहीं है। ये कह रहा है कि उद्देशिका जो है न्यायालय में परिवर्तनीय है, तो ये परिवर्तनीय नहीं है, यही गलत था। और सब ऑप्शन देख लेते हैं। समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द ये प्रस्तावना में जोड़े गए थे 42वां संविधान संशोधन 1976 में। उद्देशिका में भारत के संविधान है, ये भी सही है। गणराज्य का संबंध जनता से है जो संविधान के अधीन सभी प्राधिकरण का स्रोत है, ये भी सही है। आगे देखेंगे 6 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, किस बौद्ध संगीति में अभिधम्म पिटक का संकलन किया गया? तो ये हो जाएगा तृतीय बौद्ध संगीति, जो कि अशोक के कार्यकाल में हुआ था। और प्रथम जो बौद्ध संगीति हुआ था ये हुआ था अजातशत्रु के कार्यकाल में। द्वितीय कहेगा तो ये होता कालाशोक के कार्यकाल में, तीसरा अशोक, और चौथा हुआ था कनिष्क के कार्यकाल में। इसका ट्रिक हो जाएगा अका अक, अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक और कनिष्क। और किस जगह पर हुआ था? इसका ट्रिक हो जाएगा राबे पाक। पहला हुआ था राजगिरी में, दूसरा हुआ था वैशाली में, तीसरा हुआ था पाटलिपुत्र और चौथा हुआ था कुंडलमल कश्मीर में। और किसकी अध्यक्षता में हुआ था? तो महाकश्यप पहला, साबाकामी दूसरा, तीसरा हो जाएगा मोगलीपुत्र तीसरा और चौथा हुआ था वसुमित्र के ये अध्यक्षता में हुआ था। 7 नंबर देखेंगे, भगवान महावीर द्वारा सर्व धारण के लिए बताए गए अनुव्रत नियम की संख्या कितनी है? तो ये हो जाएगा 5। भगवान महावीर के द्वारा सर्व धारण के लिए बताए गए अनुव्रत नियम की संख्या 5 है। भगवान महावीर ने अपने शिष्यों को 11 गणधरों में विभक्त किया था। भगवान महावीर का जन्म जो हुआ था बिहार के वैशाली में हुआ था 540 ईसा पूर्व में, और इनका मृत्यु हुआ था पावापुरी में 468 ईसा पूर्व में। आगे देखेंगे
8 नंबर हो जाएगा दियरा प्रदेश, जिसे दियरा क्षेत्र से भी कहा जाता है, इससे क्या समझते हैं? तो ये बाढ़ क्षेत्र के लिए विशेष आकृति थी। दलदली क्या है? तो ऐसे आर्द्र भूमि जहाँ वृक्ष पौधे उगते हों। 9 नंबर हो जाएगा कानपुर के युद्ध में कुंवर सिंह ने किस प्रमुख क्रांतिकारियों का सहयोग दिया था? तो नाना साहब। कानपुर के युद्ध में कुंवर सिंह ने किस प्रमुख क्रांतिकारियों का सहयोग दिया था? तो नाना साहब के सहयोग दिए थे कुंवर सिंह ने। और कुंवर सिंह 1857 की जो क्रांति था उसमें कहाँ से नेतृत्व करते थे? तो यह बिहार के जगदीशपुर में। इनका गांव का नाम था जगदीशपुर। तात्या टोपे के कहेगा उपनाम किया था? तो रामचंद्र पांडुरंगा। लक्ष्मीबाई हाइडे स्पीच के युद्ध लड़ते समय शहीद हुई थी। मंगल पांडे के कहेगा अंग्रेजों ने कब फांसी दिया था? तो 8 अप्रैल 1857 को। आगे देखेंगे 10 नंबर हो जाएगा किसी निश्चित तापमान पर सभी गैसों के अणुओं के लिए निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि समान होती है? तो ये हो जाएगा गतिज ऊर्जा। किसी निश्चित तापमान पर सभी गैसों के अणुओं के लिए निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि समान होती है? तो गतिज ऊर्जा। द्रव्यमान क्या होता है? तो जड़त्व के माप को द्रव्यमान कहते हैं। संवेग बराबर होता है वेग गुणे द्रव्यमान। आगे देखेंगे 11 नंबर हो जाएगा निष्क्रिय नाइट्रोजन और आर्गन गैसों का उपयोग आमतौर पर बिजली के बल्ब में क्यों किया जाता है? जो बिजली के बल्ब में प्रकाश तंतु के जीवन है उसको बढ़ाने के लिए। और बिजली के जो बल्ब में तंतु कार्य कौन करता है? तो टंगस्टन। टंगस्टन का संकेत हो जाएगा W। और वही भारत में सर्वाधिक टंगस्टन का उत्पादन होता है राजस्थान के देगाना से। राजस्थान के देगाना से। और कहेगा इलेक्ट्रिक बल्ब का आविष्कार किसने किया था? तो अल्वा एडिसन ने, थॉमस अल्वा एडिसन। आगे देख लेंगे 12 नंबर हो जाएगा एक मोबाइल फ़ोन चार्जर क्या है? तो ये एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। एक मोबाइल फ़ोन चार्जर क्या है? तो एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। इसमें क्या होता है? तो शुष्क सेल होता है जिसे प्राथमिक सेल कहते हैं। और जो मोबाइल के बैटरी होता है वो लिथियम का बना होता है। यूपीएस क्या है? तो यूपीएस एक प्रकार के इन्वर्टर है। इन्वर्टर केवल आपको बैटरी के चार्ज करने के लिए कार्य करता है, लेकिन यूपीएस जो है इसमें कुछ समय के लिए लाइन स्टोर भी हो जाता है। लाइन कटने के बाद कुछ यूपीएस में लाइन रहता है जिसे बैटरी के रूप में आता है, कुछ देर तक जिसे उसका क्षमता रहता है तो कुछ देर तक वो ऊर्जा प्रदान कर सकता है, यानी कि लाइन प्रदान कर सकता है, उसे यूपीएस कहते हैं। ये कहाँ प्रयुक्त होता है? तो रेलवे में जो टिकट काउंटर होता है वहाँ पर इसे लगाया जाता है। लाइन भागने के बाद भी कुछ देर चालू रहता है। आगे देखेंगे किसी उपग्रह की कक्षीय चाल किस पर निर्भर नहीं करती है? तो इसके द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करती है। किसी उपग्रह की कक्षीय चाल किस पर निर्भर नहीं करती है? तो इसके द्रव्यमान पर। और पृथ्वी की त्रिज्या पर करती है, गुरुत्वीय त्वरण पर करती है, पृथ्वी की ऊंचाई पर भी करता है। जो उपग्रह है ये 36,000 किलोमीटर के ऊंचाई पर लगाया जाता है और इसका परिभ्रमण काल कहेगा तो 24 घंटा के होता है। आगे देखेंगे 14 नंबर हो जाएगा ट्रांसफार्मर एक प्रकार का उपकरण है जो क्या कार्य करता है? तो ये कार्य करता है वोल्टेज को बढ़ाता है और वोल्टेज को कम करता है, यानी कि उच्च वोल्टेज को निम्न में परिवर्तन। इसका कार्य मेन रूप से होता है वोल्टेज को परिवर्तन करना है। डायनेमो का आर्मेचर किसका बना होता है? डायनेमो का जो आर्मेचर बना होता है लौह चुंबकीय पदार्थ से बना होता है। आगे देखेंगे 15 नंबर हो जाएगा किस प्रक्रिया में गैस सीधे ही ठोस वस्तु में परिवर्तित हो जाती है? बोल रहा है कि किस प्रक्रिया में गैस जो है ठोस वस्तु में परिवर्तित होती है? तो डिपोजिशन में। वाष्पीकरण किस में होता है? तो वाष्पीकरण होता है इवेपोरेशन में। इवेपोरेशन में वाष्पीकरण होता है। इसमें क्या होता है? तो द्रव से वाष्प बनता है। संघनन किसे कहते हैं? तो कंडेंसेशन को संघनन कहते हैं। कंडेंसेशन को क्या कहते हैं? संघनन कहते हैं। सब्लिमेशन मतलब होता है उदरपातन, जिसमें ठोस से सीधे वाष्प के रूप में बदल जाते हैं। 16 नंबर होता है निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन गैस वेल्डिंग में उपयोग किया जाता है? तो ये उपयोग किया जाता है वेल्डिंग में एसेटिलीन प्लस ऑक्सीजन। वेल्डिंग करने के लिए किस गैस का प्रयोग करते हैं? एसेटिलीन प्लस ऑक्सीजन का। रसोई गैस में प्रोपेन और ब्यूटेन रहता है। एलपीजी में क्या रहता है? ब्यूटेन और प्रोपेन रहता है। मीथेन का अन्य नाम कहेगा तो मार्स गैस भी है और इसका सूत्र हो जाएगा CH4। आगे देखेंगे 17 नंबर हो जाएगा
आधुनिक आवर्त सारणी की 5वें आवर्त में कुल तत्वों की संख्या कितनी है? तो 5वें में 18 है। आधुनिक आवर्त सारणी की खोज किए थे मोसले 1913 में, और पहला आवर्त में कहेगा तो ये हो जाएगा 2 तत्व, दूसरा में 8 है। आधुनिक आवर्त सारणी में कहेगा तो आवर्तों की संख्या 7 है और वर्ग की संख्या हो जाएगा 18। सबसे लंबा आवर्त कहेगा तो 6 और 7 है, जिसमें 32 तत्व उपलब्ध है। वस्तु की मात्रा बदलने पर निम्न में से क्या अपरिवर्तित रहता है? तो वस्तु की मात्रा बदलिएगा तो उसमें घनत्व अपरिवर्तित रहता है। घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। द्रव्यमान अपरिवर्तन होता है और भार होता है परिवर्तन। आगे देखेंगे 19 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, धुआं किस प्रकार का मिश्रण है? तो धुआं जो है एक तरल और एक ठोस के साथ मिश्रित गैस है। धुआं एक तरल और एक ठोस के साथ मिश्रित गैस है, और उदाहरण कहेगा तो ये धुआं एरोसोल के उदाहरण होता है। द्रव्य में गैस का विलयन किसका उदाहरण है? तो सोडा वाटर के। आगे देखेंगे 20 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, निम्न में से कौन सा तत्व कमरे के ताप पर एक अभिलाक्षणिक गंध युक्त हरी पीली गैस के रूप में होता है? तो ये हो जाएगा क्लोरीन। क्लोरीन क्या है? तो सर्वाधिक जो इलेक्ट्रॉन बंधुत्व वाला तत्व कहेगा तो क्लोरीन हो जाएगा। हाइड्रोजन सल्फाइड से सड़े अंडे के गैस वाला गंध आता है। आयोडीन क्या करता है? तो आयोडीन से थायराइड ग्रंथि में विकास में मदद होता है। आयोडीन से जो हमारे गर्दन के पीछे थायराइड ग्रंथि है उसके विकास में आयोडीन मदद करता है। कार्बन मोनोऑक्साइड के कारण जो हीमोग्लोबिन शरीर में ऑक्सीजन के परिवहन करता है वो ब्लॉक कर देता है, जिसके कारण किसी आदमी को घुटन महसूस होने लगती है, यानी कि सांस लेने में दिक्कत होने लगता है। 21 नंबर हो जाएगा, खसरा निम्न में से किसके कारण होता है? खसरा होता है वायरस से। और काली खांसी भी होता है। काली खांसी कहेगा तो ये होता है जीवाणु से, और खसरा होता है वायरस से। फाइलेरिया होता है कृमि से, और पेचिस या निद्रा रोग कहेगा तो प्रोटोजोआ से होता है। काली खांसी होता है जीवाणु से, और फाइलेरिया होता है कृमि से। खसरा कहेगा तो वायरस से, और निद्रा रोग या पेचिस कहेगा तो प्रोटोजोआ से होता है। आगे देख लेंगे 22 नंबर हो जाएगा, मानव पाचन तंत्र में पाचन की प्रक्रिया शुरू होती है तो ये मुख्य गुहा से शुरू होता है। और कहाँ पे होता है? तो मानव शरीर में पाचन होता है छोटी आंत में। पाचन नली की लंबाई कहेगा कितनी होती है? पाचन नली की लंबाई होता है 30 फीट। 23 नंबर हो जाएगा, विभिन्न फसलों के लिए मिट्टी में मौजूद सूक्ष्म पोषक तत्व निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ये हो जाएगा मैग्नीज। हड्डियों में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में मिलता है ये कैल्शियम। मैग्नीशियम कहेगा तो ये क्लोरोफिल के केंद्र में होता है, और क्लोरोफिल के कारण ही जो पेड़ पौधे के पत्ता होता है हरा होता है। हृदय के धड़कन के नियंत्रण में कार्य करता है पोटेशियम, और ये सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है। आगे देखेंगे 24 नंबर हो जाएगा, मानव शरीर में मूत्र बहाव के रास्ते में आने वाले अंगों का सही अनुक्रम निम्नलिखित में से कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा वृक्क, मूत्रवाहिनी, मूत्राशय और मूत्र मार्ग। ये बोल रहा है कि मानव शरीर में मूत्र बहाव के रास्ते में आने वाले अंगों का सही अनुक्रम निम्नलिखित में से कौन सा है? तो वृक्क हो जाएगा, मूत्रवाहिनी हो जाएगा, मूत्राशय हो जाएगा और मूत्र मार्ग हो जाएगा। मूत्र का जो निर्माण है ये वृक्क किडनी में होता है, और इसमें सर्वाधिक उत्पादित होता है यूरिया। मनुष्य में जो है मूत्र एक दिन में यानी कि 24 घंटे में 1.5 लीटर उत्सर्जन होता है। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा मिशन जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करने पर केंद्रित नहीं है? तो ये हो जाएगा राष्ट्रीय जल मिशन। ये केंद्रित नहीं है, बाकी है, यानी कि राष्ट्रीय सौर मिशन है, राष्ट्रीय संवर्धित ऊर्जा दक्षता मिशन है, और राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन रणनीतिक ज्ञान मिशन भी ये जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करने पर केंद्रित है। बाकी नहीं है तो राष्ट्रीय जल मिशन नहीं है। जल का संरक्षण एवं इसका कार्य क्या है? तो जल का संरक्षण एवं कम बर्बादी, यानी कि बर्बादी को रोकना है। जो जल का संरक्षण है उसको मदद करना और बर्बादी को उसे रोकना है। आगे देखेंगे, वन जीवों की आबादी में भारी गिरावट देखी जा रही है, इसका कारण क्या है? तो इसका कारण हो जाएगा वनों की कटाई, आवास की हानि, जलवायु परिवर्तन और पशुओं का अवैध शिकार। इसमें सभी हो जाएगा।
वन जीव संरक्षण अधिनियम लाया गया था 1972 में और वन संरक्षण अधिनियम 1980 में लाया गया था। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कहेगा तो 1986 में लाया गया था। वनों की कटाई को रोकने के लिए उत्तराखंड में 1973 में चिपको आंदोलन किया गया था, जिसका नेता कहेगा तो सुंदरलाल बहुगुणा थे। आगे देखेंगे 27 नंबर हो जाएगा। रियांग जनजाति भारत के किस राज्य में पाई जाती है? रियांग पाई जाती है त्रिपुरा में। और नागा जो जनजाति है नागालैंड में पाई जाती है। बोडो पाई जाती है असम में। और मोनापा जनजाति अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती है। आगे देख लेंगे 28 नंबर हो जाएगा। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। सूची 1 में उद्योग है और सूची 2 में नगर है। कागज एवं लुगदी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है बिहार के कौन सा? तो ये शहर हो जाएगा डालमिया नगर, जो कि डेहरी ऑन सोन के करीब है। सिगरेट के लिए प्रसिद्ध है दिलबारपुर और प्लाईवुड के लिए प्रसिद्ध है हाजीपुर। और जूट उत्पादन में कहेगा बिहार में कहाँ सर्वाधिक प्रसिद्ध है? तो ये हो जाएगा पूर्णिया। केला उत्पादन में भागलपुर और बांका हो जाएगा। मक्का उत्पादन में कटिहार हो जाएगा। चावल उत्पादन में कहेगा तो रोहतास हो जाएगा। आगे देख लेंगे अगला क्वेश्चन है 29 नंबर हो जाएगा। गुप्त वंश का प्रमाण किस पारमाणविक ग्रंथ से प्राप्त होता है? तो गुप्त वंश का प्रमाण मिलता है वायु पुराण से। और मौर्य वंश का प्रमाण कहेगा तो विष्णु पुराण से मिलता है। और मत्स्य पुराण से मिलता है आद्र संतवाहन वंश का ये मिलता है प्रमाण। सबसे पुराना कहेगा पुराण कौन सा है? तो ये हो जाएगा मत्स्य पुराण। गुप्त वंश का संबंध हो जाएगा वायु पुराण से। मौर्य वंश के कहेगा तो विष्णु पुराण से। और आद्य संतवाहन कहेगा तो मत्स्य पुराण से। इसमें से सबसे पुराना पुराण हो जाएगा मत्स्य पुराण। 30 नंबर हो जाएगा। उत्तर वैदिक काल में वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? तो उन्हें श्रमण कहते थे। उत्तर वैदिक काल के कार्यकाल कहेगा तो 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक था। और वही ऋग्वैदिक काल के कार्यकाल कहेगा तो 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक था। आर्य का कहेगा आर्य शब्द का अर्थ क्या होता था? तो श्रेष्ठ या कुलीन। आगे देखेंगे 31 नंबर क्वेश्चन है। बौद्ध ग्रंथों में पिटकों की रचना निम्नलिखित में से किस भाषा में की गई थी? तो ये की गई थी पाली भाषा में। वही जो महावीर उपदेश दिए थे प्राकृत भाषा में दिए थे। और पहली बार महावीर उपदेश दिए थे राजगीर में। प्राकृत भाषा को ही अर्धमगधी कहते हैं, यानी कि प्राकृत या अर्धमगधी में महावीर उपदेश दिए थे पहली बार कहाँ पे? तो राजगीर में। और जो गौतम बुद्ध उपदेश देते थे वो देते थे पाली भाषा में। गौतम बुद्ध पहली बार उपदेश दिए थे सारनाथ में, सर्वाधिक कहेगा तो 16 शती में दिए थे। संस्कृत का जो संस्कृत है ये रामायण या गीता का मूल रूप से जो रचना हुआ था ये संस्कृत भाषा में किया गया है। 32 नंबर हो जाएगा। अशोक के द्वारा स्थापित शिलालेख कहाँ से नहीं मिले हैं? तो ये पाटलिपुत्र से नहीं मिले हैं, बाकी गिरनार, कंधार और टोपरा से मिला हुआ है। पाटलिपुत्र का स्थापना किए थे उदयन ने, जो कि किस वंश के थे? तो हर्यक वंश के। टोपरा जो अभिलेख है, जो टोपरा शिलालेख है, इसे कहेगा दिल्ली कौन लेकर आया था? तो फिरोज शाह तुगलक लेकर आए थे। आगे देखेंगे FST का फुल फॉर्म होता है फिरोज शाह तुगलक, शॉर्ट में लिखे हैं। 33 नंबर हो जाएगा। सातवाहन काल में प्रचलित मुद्रा किस धातु के बने थे? सातवाहन काल में जो प्रचलित मुद्रा थे ये प्रोटीन या सीसा के बने थे। गुप्त काल में चांदी के सिक्के को रूपक कहते थे और स्वर्ण के सिक्के को दिनार कहते थे, यानी सोना के दिनार कहते थे। 34 नंबर हो जाएगा। चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत का आरंभ किस उपलक्ष्य में किया था? तो ये अपने राज्यारोहण के स्मारक के रूप में किए थे। चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत की स्थापना किए थे 319 बीस में। और ये प्रथम गुप्त शासक थे जिन्होंने महाधिराज की उपाधि भी धारण किए थे। हुणों का पहला आक्रमण गुप्त वंश के शासक स्कंद गुप्त के काल में हुआ था। हुणों ने पहली बार आक्रमण किसके काल में किया था? तो गुप्त शासक थे स्कंद गुप्त। 35 नंबर हो जाएगा। भगत जवाहरलाल ने किस विद्रोह या आंदोलन का नेतृत्व किया था? भगत जवाहरलाल ने किस विद्रोह या आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो ये हो जाएगा कुका विद्रोह। और ये किनके साथ मिलकर किए थे? तो राम सिंह कुका के साथ, जो कि ये हुआ था पंजाब में। अहोम विद्रोह हुआ था कहाँ पे? तो असम में। कोल विद्रोह के नेता कहेगा तो बुधू भगत थे। और पाइका विद्रोह हुआ था उड़ीसा में।
36 नंबर है, नर बलि प्रथा समाप्त करने का श्रेय किस गवर्नर जनरल को जाता है? नर बलि प्रथा को समाप्त किए थे लॉर्ड हार्डिंग प्रथम, और वही दास प्रथा को समाप्त किए थे लॉर्ड एलनबरो 1843 में। सती प्रथा के समाप्त किए थे लॉर्ड विलियम बेंटिक 1829 में। लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने विधवा पुनर्विवाह की स्थापना किए थे। आगे देख लेंगे, 37 नंबर हो जाएगा। 1857 की क्रांति के परिणाम स्वरूप अंग्रेजी सरकार ने भारत में अनेक परिवर्तन किए। इसमें क्या था? तो ये हो जाएगा, मुसलमानों के प्रति सरकार ने उदारता दिखलाई थी। 1857 की क्रांति में परिणाम स्वरूप अंग्रेजी जो सरकार था भारत में अनेक परिवर्तन किए थे। इसमें से एक क्या था? तो मुसलमानों के प्रति सरकार ने उदारता दिखलाई थी। आगे देख लेंगे, 38 नंबर हो जाएगा। किसने कांग्रेस सम्मेलन को 3 दिनों का तमाशा कहा था? किसने कांग्रेस सम्मेलन को 3 दिनों तक तमाशा कहा था? या 3 दिनों का तमाशा किसने कहा था? तो ये कहे थे अश्विनी कुमार दत्त ने। अरविंद घोष कांग्रेस के बारे में अपना कथन दिए थे कि ये क्षय रोग से मरने वाली संस्था है। लॉर्ड कर्जन ने कहा था कि अपने पतन की ओर लड़खड़ा रही है। ये लॉर्ड कर्जन ने बोला था कि अपनी पतन की ओर जो कांग्रेस है लड़खड़ा रही है। 39 नंबर हो जाएगा। निम्न में से कौन कभी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं चुने गए थे? तो बाल गंगाधर तिलक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कभी अध्यक्ष नहीं बने थे। मौलाना मोहम्मद अली ये 1923 में बने थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कांग्रेस के महाराष्ट्र अधिवेशन 1934 में बने थे। और चित्तरंजन दास बिहार के गया अधिवेशन के अध्यक्षता किए थे 1922 में। आगे देख लेंगे, 40 नंबर हो जाएगा। हरिजन सेवक संघ के संस्थापक अध्यक्ष कौन थे? ये कह रहा है कि हरिजन सेवक संघ के संस्थापक अध्यक्ष कौन थे? तो ये घनश्याम दास बिरला, यानी कि जब स्थापना हुआ था उस समय ये पहला अध्यक्ष बने घनश्याम दास बिरला। और हरिजन सेवक संघ की स्थापना किसने किया था? तो महात्मा गांधी किए थे 1932 में, और पहला अध्यक्ष बनाया गया था घनश्याम दास बिरला को। ज्योतिबा फुले ने 1851 में बालिका विद्यालय की स्थापना किए थे। यह 1873 में कहेगा सत्यशोधक समाज के गठन किए थे। स्वतंत्र भारत का पहला कानून मंत्री कौन थे? तो भीमराव अंबेडकर थे। आगे देख लेंगे, 41 नंबर हो जाएगा। फ्री हिंदुस्तान नामक पत्र की शुरुआत निम्नलिखित में से किसने की थी? तो ये किए थे तारकनाथ दास। कहाँ पे? तो अमेरिका में। लाला हरदयाल ने 1913 में गदर पार्टी की स्थापना किए थे अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में। अभिनव भारत के गठन किए थे वीर सावरकर 1904 में। 42 नंबर हो जाएगा। भारत में सबसे पहला कारखाना फ्रांसीसियों ने कहाँ स्थापित किया था? तो यह हो जाएगा सूरत, और दूसरा किया था मछलीपट्टनम में। पुर्तगाली कहेगा तो ये किए थे कोचीन में। और पहला पुर्तगाली वास्को डी गामा थे, जो कि पहली बार भारत आए थे 1498 में, और ये दूसरी बार आया था 1502 में। आगे देख लेंगे, 43 नंबर है। निम्न में से किसी ने सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी? तो ये हो जाएगा इंदौर के होलकर, ये नहीं किए थे। बाकी बसर के भोसले, पेशवा और सिंधिया किए थे। शिवाजी के कार्यकाल में पेशवा को प्रधानमंत्री कहते थे और जो विदेश मंत्री थे उनको सुमंत कहते थे। 44 नंबर हो जाएगा। सिंध का अंग्रेजी राज्य में विलय कब किया गया? सिंध को अंग्रेजी राज्य में विलय किया गया था 1843 में। उस समय लॉर्ड एलनबरो के कार्यकाल था, और इन्हीं के कार्यकाल में दास प्रथा समाप्त किया गया था 1843 में। सिंध पर पहली बार कहेगा विजय किसने किया था? तो मीर कासिम किए थे 712 ईस्वी में। सिंधों का इतिहास, जो सिंध का इतिहास है, किसमें मिलता है? तो अली अहमद के पुस्तक है चचनामा, इसमें सिंध का इतिहास मिलता है। आगे देखेंगे, 45 नंबर हो जाएगा। किस शासक द्वारा स्थायी सेना रखने एवं उसके लिए नगद वेतन दिए जाने की शुरुआत की गई थी? तो ये शुरू किए थे अलाउद्दीन खिलजी ने। इन्होंने सेना की नगद वेतन देने के लिए शुरू किए। इल्तुतमिश ने चालीसा दल के गठन किए थे और जिसे समाप्त किए थे बलबन ने। इल्तुतमिश चालीसा दल के गठन किए और इसे समाप्त किए थे बलबन ने। और इल्तुतमिश ने एकता प्रणाली के भी शुरुआत किए थे। मोहम्मद बिन तुगलक को पागल बादशाह की संज्ञा दी गई थी। 46 नंबर हो जाएगा।
दीवान ए मुफ्त खराज विभाग की स्थापना किस शासक द्वारा की गई थी? दीवान ए मुफ्त खराज की स्थापना किए थे अलाउद्दीन खिलजी ने। और ये क्या था? तो ये एक वित्त विभाग था। दीवान ए अर्ज के गठन किए थे बलबन ने, और ये क्या था? तो सैन्य विभाग था। दीवान ए अर्ज जो कि सैन्य विभाग था जिसका गठन किए थे बलबन ने। मोहम्मद बिन तुगलक ने दीवान ए कोई की स्थापना किए जो कि एक कृषि विभाग था। दीवान ए बंदगान की स्थापना किए थे फिरोज शाह तुगलक जो कि ये दास विभाग था। आगे देखेंगे 47 नंबर हो जाएगा, शासन जनता के समर्थन पर आधारित होना चाहिए। दिल्ली सल्तनत में सर्वप्रथम इस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये किया था जलालुद्दीन खिलजी जो कि खिलजी वंश के संस्थापक थे। अलाउद्दीन खिलजी जब चित्तौड़ पर आक्रमण किया था उस समय वहाँ के राजा कौन थे? तो राणा रतन सिंह थे। इल्तुतमिश ने अपनी राजधानी लाहौर से दिल्ली बनाई थी। मोहम्मद बिन तुगलक ने सांकेतिक मुद्रा चलाए थे। आगे देख लेंगे 48 नंबर हो जाएगा, वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो ये जारी करता है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ये ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में गठन किया गया था जिसका गठन हुआ था 1944 में। 49 नंबर हो जाएगा, निम्नलिखित में से किसे अंतर्राष्ट्रीय करेंसी के रूप में कागजी स्वर्ण के नाम से जानते हैं? कागजी स्वर्ण कहा जाता है SDR को, जिसका फुल फॉर्म होता है स्पेशल ड्राइंग राइट। आगे देखेंगे 50 नंबर हो जाएगा, सेवाओं पर कर लगाने की सिफारिश सर्वप्रथम किस समिति ने की थी? तो ये की थी चलैया समिति ने। इसका संबंध हो जाएगा कर बंटवारा से। गठन हुआ था 1991 में और इसने अपनी रिपोर्ट पेश की थी 1993 में। केलकर समिति का संबंध कहेगा तो सार्वजनिक निजी और साझेदारी मॉडल पर इसका जांच करना था। और LK झा समिति का गठन किया गया था MSP के जांच करने के लिए, यानी कि MSP के संबंध हो जाएगा LK झा समिति से। लघु उद्योग से संबंधित है आबिद हुसैन समिति। आबिद हुसैन समिति का गठन किया गया था लघु उद्योग के लिए। ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था और कुछ वन लाइनर क्वेश्चन है, देख लेते हैं। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र देता है तो ये देता है लोकसभा उपाध्यक्ष को। लोकसभा के पहले कहेगा कि अध्यक्ष कौन थे? तो गणेश वासुदेव मालवंकर थे। लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष हो जाएंगी मीरा कुमार। किसी संसद सदस्य योग्यता या अयोग्यता से संबंधित विषयों पर अंतिम निर्णय लेता है कौन? तो चुनाव आयोग की सलाह पर राष्ट्रपति लेते हैं। आगे देख लेंगे, कोई सदस्य कितने दिनों तक बिना अनुमति के संसद के अधिवेशनों या कार्यवाही से अनुपस्थित रह सकता है? तो उसकी संसद सदस्यता समाप्त हो जाएगी, तो वो 60 दिन अनुपस्थित रहेगा तब। भारत सरकार का प्रथम या प्रमुख विधि अधिकारी कौन होता है? तो महान्यायवादी होते हैं। और प्रथम भारत के महान्यायवादी कौन थे? तो MC सीतलवाड़ थे। किसे संसद के किसी भी सदन में बोलने अथवा शामिल होने का अधिकार है परंतु मत देने का नहीं है? तो ये हो जाएंगे महान्यायवादी। महान्यायवादी की नियुक्ति की जाती है तो ये राष्ट्रपति के द्वारा अनुच्छेद 76 के तहत। आगे देख लेंगे, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा और यह अनुच्छेद 148 में इसका उल्लेख किया गया है। सार्वजनिक धन का संरक्षक माना जाता है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अपना प्रतिवेदन सौंपता है तो ये सौंपता है राष्ट्रपति को। और वर्तमान में कौन है? तो गिरीश चंद्र मुर्मू है। आगे देखेंगे, भारत की संचित निधि का उल्लेख किया गया है। भारत की संचित निधि का उल्लेख किया गया अनुच्छेद 266 में। और भारत की संचित निधि पर आधारित व्यय निम्न में से है, यानी कि इसका व्यय भारत के संचित निधि से किया जाता है तो राष्ट्रपति के वेतन या अन्य भत्ता। राज्यसभा के जो सभापति एवं लोकसभा अध्यक्ष के जो वेतन या भत्ता है ये दिया जाता है भारत के संचित निधि से। सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन या भत्ता दिया जाता है भारत के संचित निधि से। कह रहा है कि कोई ऐसा ऋणधार जिनका दायित्व भारत सरकार पर हो उनका भी वेतन और भत्ता दिया जाता है भारत के संचित निधि से। और भारत की आकस्मिक निधि का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 267 में। भारत का आकस्मिक अधिनियम को पारित किया गया था 1950 ईस्वी में। यह इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन था और वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।
वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। कुछ सुझाव या सलाह देना है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं और इसका PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम के लिंक है, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। थैंक यू।